नए आरबीआई गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल की तरफ से एक ऐतिहासिक पॉलिसी है। ऐतिहासिक इस लिहाज से पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस पॉलिसी को तय किया और 6 के 6 मेंबर ब्याज दरों के घटाने के पक्ष में रहे और 1/4% की ब्याज दरों में आज कटौती हुई। तो पहली पॉलिसी में ही नए गवर्नर ने दिवाली का तोहफा दिया है। अब कितना फायदा कंज्यूमर्स को होगा, कितना फायदा कॉर्पोरेट्स को होगा, इंडस्ट्री को होगा, इकोनॉमी को होगा, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ने वाला है। सबसे पहले इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ हीरानंदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी और साथ ही हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या भी, और आगे हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक बड़ा आज तोहफा आरबीआई गवर्नर की तरफ से, हम बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले महंगाई को लेकर आरबीआई गवर्नर का क्या नजरिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आगे की दरों में कटौती इस बात पर निर्भर करेगी कि महंगाई किस तरह से रहती है। What we have identified are some upside risks, but there are downside risks also. If you see that range, when we talk about 4.5, it's very large. If I look at over the next 7-8 quarters, the government has introduced structural policy reform policies, which is of course done to ease supply constraints. There is a larger investment in railways and roads, which will improve infrastructure. The ease of doing business. The proactive food management has played a crucial role in the past 2 years and will continue to play a crucial role in times to come. That there is an improvement in pulses supply, which has been the main contributor. तो डॉक्टर उर्जित पटेल की तरफ से पहली पॉलिसी, और हीरानंदानी साहब क्या कहेंगे आप, क्या नजरिया जो डॉक्टर उर्जित पटेल ने दिखाया अपनी पहली पॉलिसी में पॉजिटिव समझा जाए और आगे के लिए भी संकेत बेहतर है? इसमें दो मत है। पहली बात है कि ये बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि जब तक अमेरिका की इलेक्शंस नहीं आती है और वहां की फेडरल रिजर्व क्या करती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट ओवर देयर, हमारे गवर्नर साहब क्या करेंगे, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न अंदरूनी बहुत लोग सोच रहे थे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही है कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनेशनल अफेक्ट्स हमने ये तय किया है कि ये इंटरनल पॉलिसी से ज्यादा हित रहेगा, और जो यहां हो रहा है, जहां यहां का इन्फ्लेशन की बात है, नॉट द एक्सटर्नल थिंग, फैक्टर्स विल कनेक्ट टू अस। तो मेरे अंदाज से ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि ये कम होना चाहिए। दूसरी बात ये रही कि दिस इज नाउ बीइंग मॉनिटर्ड नॉट बाय द गवर्नर हिमसेल्फ। एक अकेले वो नहीं कर रहे, एक कमिटी इनको एडवाइस करती है और वो एडवाइस के बारे में सुन के उसके बाद में फाइनली ये डिसीजन ले रहे हैं कि कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए। तो मेरे अंदाज से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है, विच इज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें ये देखना है कि हु इज एक्चुअली गोइंग टू गवर्न, इज इट गोइंग टू बी गवर्नर और इज इट गोइंग टू बी द कमिटी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सपोज ये निश्चित होता है, गवर्नर चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो या नहीं हो, और कमिटी डिसाइड करते हैं कि नहीं ये कम होना चाहिए, तो किसका मत चलेगा, ये कमिटी का चलेगा या गवर्नर का चलेगा, ये बात अब तक स्पष्ट नहीं है। वो बहुत एक प्रश्न लोगों के मन में रह जाएगा। लेकिन मैं खुश हूं कि एक डायरेक्शन जो लिया है वो एक सही डायरेक्शन है, और आरबीआई की डायरेक्शन ये है कि हमारा देश को इनको एक कंटिन्यूइंग सपोर्ट देने की आवश्यकता है, और जितने भी सेक्टर्स हम मेक इन इंडिया के डायरेक्शन में जा रहे हैं या होम लोन के डायरेक्शन में जा रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंडिया इज मोर इंपॉर्टेंट नॉट द इंटरनेशनल मार्केट्स। नहीं तो ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स पर निर्भर रहा होता तो शायद वो ये कटौती नहीं करते। बिल्कुल, तो घरेलू इकोनॉमी और हमारे संकेतों पर नए गवर्नर साहब ने ज्यादा भरोसा किया। इसी पर एक और राय लेते हैं। हमारे साथ देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्त्री साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं सर, क्या इस पॉलिसी से बहुत बेहतर डायरेक्शन आगे के लिए मिल रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कम होने का चांस तो वाज वेरी हाई. If you look at all the
data which is around us, the data clearly pointed towards the need to look at the lowering interest rates. Abhi aap abhi karo, 1 mahina karke karo, it is irrelevant, but the interest rates had to be brought down. I think what this policy shows is that the continuation of the earlier regime, and continuation in the sense easy liquidity policy. Secondly, I think it shows that there is that the government, that the RBI or the Monetary Policy Committee is looking as much at growth as they are looking only at, and not only at inflation. So they're looking at both growth and inflation. And clearly this sets the numbers, the benchmark a little higher, confidence level gets much better, people start, consumption increases, borrowings will increase, so all that ripple effect is there. But आप macro अगर देखने को गए तो India has never looked as good as it does today. Current account deficit control में है, fiscal deficit has come down, inflation has come down to 5% level. Rupee has been very stable. Globally, everything around us is weakening. But अगर आप global growth देखने को गए तो people are now expecting that global rate will get downgraded a little bit. So in that sentiment, India really stands out. Right. And we see this reflected in the investor interest also, which is there in India. तो सर आपको सेंस क्या मिल रहा है जो गवर्नर साहब ने कहा उसको देखते हुए एक और रेट कट की उम्मीद अगली पॉलिसी में या मार्च के पहले की जा सकती? मार्च के पहले कर सकते हैं. They will look at things closely. They will look at both the domestic economy, and I also think they cannot completely ignore the rest of the world, but they will look more at the domestic market. See, 2-3 things you'll have to keep in mind. One is the fact that the monsoons this year have been outstandingly good. So that is a huge positive. What that means is that there will be more money in the hands of people in rural India to spend, which is very good. As consumption increases, जो excess capacity जो आज system में है, that excess capacity will start getting used up, and that is the time people will look to make more investments. तो आज अगर private investments कम हो रहे हैं, it is not because interest rates are high or low. Interest rates is one of the factors, but I think the biggest factor is the perception about the demand and the excess capacity which is carried. That excess capacity will get used up over a period of time, and therefore the investment cycle will pick up. So but there are a couple of events which will have to be borne in mind is US elections are there in November. Outcome of the US elections may have some bearing. US expectation of interest rate hike in December, which seems pretty likely, that may have some bearing. But I think equally important will also be the fact that as the domestic demand picks up, थोड़ा inflationary pressure उसके कारण से थोड़ा आ सकता है, which will be offset by falling food prices. So I think that the inflation neutrality may be maintained. But yes, over a period of March, 0.25%. दरअसल मार्केट थोड़ा आरबीआई से आगे चल रहा है. बॉन्ड मार्केट के यील्ड में जिस तरह से गिरावट आई थी, आरबीआई ने तो एक सिर्फ सिग्नल थोड़ा बल्कि बाद में दिया है, ऐसा कहना चाहिए. क्या आगे आपको लगता है कि बॉन्ड यील्ड्स में और गिरावट की जगह बाकी है? थोड़ी बहुत गिरावट की पॉसिबिलिटी है. But, it's not that RBI did not give a signal earlier. The bond yields have come down not only because of the rate reduction or expectation of a rate reduction. I think it's more to do with the fact that there is a fair amount of liquidity in the system, and RBI has stressed the fact that they would like to keep liquidity reasonably adequate in the system. शुक्रिया मिस्टर साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए. इस बीच हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य साहब भी हैं. भट्टाचार्य साहब, इकोनॉमी को लेकर आगे दो चिंताएं जताई है कि एक तो वित्त वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते और दूसरा जीएसटी के लागू होने की वजह से महंगाई का खतरा बढ़ सकता है. और क्या आपको लगता है कि ये दो खतरे वाकई में बड़े हैं जिसके चलते हुए अब अगली 1 या 2 पॉलिसी में हमें रेट कट न मिले? क्या ये डर रहेगा? थोड़े बहुत तो रिस्क तो रहते ही है कि कुछ डिसीजन आए कि जिसके वजह से इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जाना शुरू हो सकता है. लेकिन जो चीज ये सरकार ने दिखलाई है कि जिस तरीके से उन लोगों ने डिसीजन लिया है, वो 4% इन्फ्लेशन टारगेट, फूड प्राइसेस में एमएसपी इंक्रीजेस वगैरह, मेरा अंदाजा है बहुत लाइकलीहुड है कि दोनों एफआरबीएम कमेटी के रिकमेंडेशंस और जीएसटी की जो फाइनल स्टैंडर्ड रेट जो निकलेगी फाइनली, दोनों विल बी रिलेटिवली रीजनेबल. मैंने ऐसा कुछ नहीं होगा जिस तरीके से जिसके लिए इन्फ्लेशन फिर से स्पार्क अप हो सकता है.
तो मेरा ख्याल है मैंने रिस्क तो सब समय रहता ही है, लेकिन और ये जो FRBM की जो बैंड है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जिस तरीके से ग्रोथ स्लो डाउन आई है, जो फैक्टर्स आए हैं, जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स के लिए काफ़ी हिट आया है, बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़े हैं, इसके लिए दोनों फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ काम करना होगा। और मेरा अंदाजा है कि दोनों बात कर रहे हैं, RBI एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आई थिंक ए मिडिल पाथ विल बी अडॉप्टेड बाय द बोथ सो माय सेंस इज दिस विल नॉट बी ए वेरी सीरियस थ्रेट टू इन्फ्लेशन। ओके, भसीन साहब, बाजार में वो जोश नहीं दिखा जो शायद इस पॉलिसी के बाद दिखना चाहिए था। एक बार तो दिन के लो लेवल्स पर भी आया, बाद में ठीक है बंद होते होते थोड़े रिकवर हो गए। तो क्या वजह है कि अभी भी बाजार सहमा हुआ है? ये तो एक तरह से दिवाली गिफ्ट ही है जो गवर्नर साहब ने अपनी पहली पॉलिसी में दिया है। अनिल, देखिए, बाजार ने ये डिस्काउंट कर रखा था, ये काफी टाइम से पेंडिंग था, और हमें पता है सितंबर में इंडिकेशन था जब गवर्नर राजन ने लास्ट अपनी पॉलिसी की कि अक्टूबर में जरूर रेट कट आएगा। इन्फ्लेशन लो है, क्रूड प्राइसेस लो है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अब ऑलमोस्ट एक सरप्लस में जाने को है। सो ये सब ऑलरेडी बिल्ट इन था, और बाजार एक थोड़ा सा लेथार्जिक हो गया है, बिकॉज अब वो वेट करेगा अर्निंग्स, क्योंकि ना प्राइवेट कैपेक्स बढ़ रहा है और ना अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है। इजी मनी पॉलिसी में आपने देख लिया, ऑटो सेल्स एट एन ऑल टाइम हाई, तो इसका मतलब 25 बेसिस पॉइंट से इतना लेंडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में है, और आई डोंट थिंक इट विल बी पास्ड ऑन। तो अब जो रियल मुद्दा बाजार वेट कर रहा है वो एक तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन का सबसाइड, साथ में इट वांट्स आल्सो द एलिफेंट इन द रूम जो फेड है, उसका यूएस इलेक्शन है और फेड है, ये दोनों चीजें भी उसके ऊपर एक एक नेगेटिव बैठा हुआ है, और उसकी अटकलियों के लिए बाजार आई थिंक स्थिर है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट बाजार वेट कर रहा है वो है अर्निंग्स का नतीजे का घोषित होना और नतीजों का कैचअप करना, क्योंकि अर्निंग लेस रिकवरी में मार्केट सस्टेन नहीं कर सकता। तो चलिए, बाजार के लिए चुनौतियां और भी, और खासतौर से ग्लोबल मार्केट से, और शायद ये वजह है कि रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन हाँ, अंत होते होते निफ्टी और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब जरूर है। लेकिन आगे बैंक्स कितना पास ऑन करेंगे? क्या सरकार और RBI के बीच में तालमेल और समन्वय बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ और रेट कट्स की उम्मीद क्या बाजार को करनी चाहिए? इन सब पर करेंगे बातचीत हमारे एक्सपर्ट से इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए RBI गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल की तरफ से देश को, इकोनॉमी को, बाजार को, कंज्यूमर्स को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट। जहां पहली ही मीटिंग में 1/4% ब्याज दरों में कटौती की है उन्होंने। अब बड़ा सवाल है कि फायदा कब तक पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा शायद जरूरत होती है ब्याज दरों में कटौती की उन इन्वेस्टर्स को जो घर खरीदते हैं, होम लोन्स लेते हैं, लंबे समय के लिए उन्हें ब्याज भरना होता है। तो हीरानंदानी साहब, पहला सवाल तो मैं आपसे लूं यहां पर, क्या वाकई में रियल एस्टेट कंज्यूमर्स को फायदा मिल पाएगा इस कटौती का? मेरे अंदाज से जरूर फायदा हो जाएगा। एज यू नो, RBI के गाइडलाइंस आ गए हैं कि जहां होम लोन्स में कटौती कर रहे हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको हर एक को जहां वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स में देते हैं वो सबको फायदा देने की आवश्यकता होती है। लेकिन वो सिंस इट इज कंप्लीटली अक्रॉस द बोर्ड उनको देने की आवश्यकता रहती है, वो थोड़ा लैगार्ड रहता है। लेकिन जो कटौती 3 महीने पहले हुई वो आज के तारीख में वो लागू करते हैं, क्योंकि उनका रेजिंग ऑफ फंड्स में कोई समय लगता है। लेकिन मेरे अंदाज से लॉन्ग रन में ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड आ गई है, और बरसात अच्छे आने के कारण हिंदुस्तान में वो जो इन्फ्लेशन नहीं रहेगी, ये एक्सपेक्टेशन लोगों को है कि ये जो होम लोन के रेट है और भी कम फ्यूचर में होंगी। तो आज हम होम लोन लेते हैं तो आज की जो रेट कम हो रहा है उसके ऊपर निर्भर सिर्फ नहीं है, क्योंकि ये 15 साल 20 साल के लोन है। एंड ओवरऑल जो डायरेक्शन, जो दिशा दिखाई गई है RBI से लास्ट 2 साल के अंदर और अभी भी दिखा रहे हैं, वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसलिए होम लोन के विषय में लोग ये रिस्क लेंगे ज्यादा लोन लेने के या घर खरीदने के, और फॉरवर्ड प्लान फॉर 10 to 15 years वो कर सकते हैं। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव ट्रेंड फॉर होम लोन्स, एंड जरूर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री विल गिव सपोर्ट। आप देखिए HDFC में KK मिस्त्री आपके यहां थे, अब उन्होंने भी ये डायरेक्शन दी कि इंटरेस्ट रेट्स विल
come down, or HDFC is a leading person to give direction as to whether it is going to come down or not. तो मेरे अंदाज से एक पॉजिटिव डायरेक्शन जरूर RBI ने दिखाई है, एंड पीपल हु आर बाइंग होम्स will feel anxious के ये इंटरेस्ट कम होगा, so they are able to take a bigger risk for the future than in the past. Positive direction, I think, excellent. जी हिरनंदन साहब, बड़ी समस्या तो ये है कि बैंक्स जल्दी से ब्याज दरें घटाते नहीं है। प्रदीप से इस पर मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। प्रदीप, जितने बैंकर्स से बात हो रही, ऐसा लग नहीं रहा कि वो तुरंत ब्याज दरें घटाने के मूड में। पहले भी आरबीआई को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है कि कंज्यूमर्स तक उसका फायदा पहुंचे। गवर्नर साहब का जो इरादा है कि अभी त्योहार का सीजन है, लोगों को सस्ता लोन मिले, क्या कुछ ऐसे संकेत मिले हैं आपको बैंकर से बात करके कि जल्द ब्याज दरों में कटौती होंगी? देखिए, बैंकर्स के कॉस्ट ऑफ फंड तो जरूर कम हो रहे हैं और उनके पास मौका तो पक्के तौर पे बनता है। आईसीआईसीआई ने मेरे ख्याल से हाल ही में एक छोटा रेट कट किया है और दूसरे बैंक्स भी अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बेसिस पे उस रेट कट को पास ऑन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगता है। लेकिन बैंकर्स के पास अब ये बहाना बहुत साफ तौर पे है कि चूंकि उनको आरबीआई के रेट फॉलो नहीं करने हैं, उनको अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड फॉलो करना है। तो वहां जब इम्पैक्ट दिखेगा तब हम करेंगे। और आरबीआई इसके लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि मार्केट में यील्ड नीचे आए, और सरकार कोशिश ये कर रही है कि स्मॉल सेविंग्स के रेट उन्होंने कम किए, उससे डिपॉजिट के रेट घटे और उसके बाद इवेंचुअल इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन जाहिर तौर पे तुरंत आपको एक रेट पास ऑन होता हुआ अब इन दिनों नहीं दिखता और शायद वही हाल होगा। पर जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जो बैंकर्स के रिएक्शन मैंने सुने हैं या जिनसे बात की है, उनको यही लगता है कि उनके पास मौका बन जरूर रहा है। हर एक बैंक के लिए मौके का अलग अलग साइज होगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए अनिल, आज के पॉलिसी स्टेटमेंट में एक काफी इंपॉर्टेंट बात गवर्नर साहब ने कही है और मैं इस पे भसीन साहब की राय जानना चाहूंगा। उन तमाम कंपनियों के लिए बहुत रेलेवेंट है जो कि एनपीए की कैटेगरी में है या स्ट्रेस्ड है। जिस तरह से उर्जित पटेल ये कह रहे हैं कि वो प्रैग्मेटिक होना चाहेंगे, भसीन साहब क्या लगता है आपको, क्या थोड़ा सा रुख आरबीआई का नरम हो रहा है और कंपनियों के पास दिक्कत से उबरने के लिए, टर्न अराउंड दिखाने के लिए एक मौका बनेगा? हाँ प्रदीप, आई थिंक दैट इज अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पहली बात तो ये है कि आपने 25 बेसिस पॉइंट काट के एक सेंटिमेंटली गुड फैक्टर कर दिया। साथ में अगर गवर्नमेंट एनपीए प्रोविजनिंग में दोनों थोड़ा सा ढील देगा तो आई थिंक फॉर पीपल हु आर स्टक इन दैट डेट ट्रैप, उसके लिए कई कंपनियों इसके लिए निकलने के बहुत अच्छा चांस है। साथ में हमें पता है कि बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ बेटर फेज के इनपुट कॉस्ट हैव रिड्यूस, कमोडिटीज आर एट अ लो प्राइस, मार्जिन एक्सपैंड किए हैं। इट इज जस्ट द डेट ओवरहैंग जिसकी रियलाइजेशन और रियलिटी सामने आ रही है, और अगर उसमें थोड़ी सी ढील मिल जाए तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। ये लेकिन इंप्लीमेंट होने में बैंक्स को साथ देना है, बिकॉज बैंक्स की अपनी बैलेंस शीट पे एनपीए का प्रोसेस थोड़ा सा रिलैक्स करके करना है, विच इज वाई हमने देखा है कि पीएसयू बैंक्स इन द लास्ट 2 quarters हैव बीन आउट परफॉर्मर्स, one on the back of NPA provisioning norm change and secondly on the back of the bond yields जो I think lowest आ गए हैं in the last 7 years, which is another very very big positive. स्वागत सर, आपसे सवाल ये लेना चाहता हूं, अब आगे खतरे क्या हैं? कौन सी वो बातें हैं जिनके चलते शायद आरबीआई गवर्नर अगले मार्च तक भी ब्याज दरें न घटाए? ऐसी रिस्क क्या है? सो 2 या 3 बड़े रिस्क हैं। एक है जो मेरे दूसरे वक्ता भी कह रहे थे कि एक नवंबर 1 में, 1st-2 पे यूएस के इलेक्शंस हैं, वहां पे यदि कुछ थोड़े बहुत जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट्स कुछ खराब हो, तो वहां से काफ़ी सारा मार्केट में वॉलेटिलिटी होने की उम्मीद है। तो ये एक चीज़ है। बाकी आगे भी, और वो यदि उसके बढ़ते नवंबर में हमारे एफसीएनआर फ्लोज, काफ़ी सारे आउटफ्लोज टारगेटेड हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी वो एफसीएनआर फ्लोज में कुछ डिस्ट्रप्शंस आए, तो वहाँ पे बोथ डॉलर लिक्विडिटी और हमारे लोकल रूपी लिक्विडिटी, उसमें भी कुछ वॉलेटिलिटी आने की संभावना है।
उसके बाद ये यदि नहीं हो और यूएस के रिजल्ट्स एक दो जो डेटा आती हैं नॉन फार्म पेरोल्स वगैरह, वो डेटा यदि काफी स्ट्रांग आए तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे कोई रिस्क नहीं बने फाइनली, तो उसके बाद एक फेड की एक रेट हाइक की काफी संभावना होती है। दिसंबर महीने में आपको पता है कि ऐसे भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अपने प्रॉफिट्स बुक करके बाहर ले जाके बुक करते हैं, तो वहां पे दिसंबर में नॉर्मली सीजनल आउटफ्लोज भी होते हैं। तो कुछ थोड़े बहुत हमारे डोमेस्टिक में इतने रिस्क्स नहीं है जितने कि फॉरेन रिस्क्स कुछ हो सकते हैं। अभी होगा कि नहीं होगा कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अराइज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इन द नियर टर्म और कोई बड़े अभी ग्लोबल साइड में रिस्क नहीं है। खाली एक डर रहता है, कुछ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल रिस्क तो रहते ही रहते हैं, कि ग्लोबल रिस्क रहता है कि यूएस से एमिनेट करके थोड़ी बहुत कंटेजियन दूसरे जियोग्राफीज में भी हो, जो ये जितने वॉलेटिलिटी है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है, और होगा भी तो छोटे समय के लिए होगा। तो बड़े खतरे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भसीन साहब, भले आप बाजार पर बड़े पॉजिटिव नहीं है इस वक्त, थोड़ा करेक्शन की उम्मीद करें, मेरा छोटा सा सवाल यह है कि क्यों नहीं सरकारी बैंक खरीदे जाए? एक तो ये बॉन्ड यील्ड्स घटे हैं, इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर मुनाफा आएगा, दूसरा रेट कट के तो संभावनाएं आगे भी है। एनपीओ को लेकर जैसा प्रदीप ने भी कहा कि शायद आरबीआई अब उतना सख्त ना रहे, तो फिर क्यों सरकारी बैंक खरीदेंगे आप, या अभी भी थोड़ा इंतजार करना ठीक है? नहीं अनिल, मौका था फरवरी में जब आपके यहाँ हमने कहा था, जब स्टेट बैंक 170 था, अब वो काफी अप्रिशिएट हो चुके हैं, और जो रिस्क था वो सारा AQR में ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है। अब एसेट राइट बैक आ रहा है, एंड आई थिंक राइट बैक्स विल बी द ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड इन सम ऑफ द PSU बैंक्स। आपकी बात ठीक है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी लगता है NPA प्रोविजनिंग में अभी भी कुछ अभी स्केलेटन्स हैं उनकी कबर्ड में जो आना है। साथ में मैं एक और आपको नेगेटिव थोड़ा सा कॉशन देना चाहूंगा कि यूरोपियन बैंक्स आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड डिस्ट्रेस, और वो एक यूरोप में एक किक द कैन डाउन द रोड का प्रोसेस है, विच इज नॉट गोइंग टू सेंड गुड, इज नॉट एमिनेटिंग गुड सिग्नल्स। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसके लिए बैंकिंग पूरा सेक्टर ग्लोबली विल बी एट रिस्क। इस कारण से हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अर्निंग्स की कैचअप हो जाए, तब हमारे इंडेक्स को और यहां से रफ्तार पकड़नी चाहिए। जी बिल्कुल अनिल, इसके पहले कि आप इस चर्चा को कंक्लूड करें, एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहता था जो अभी पूछ रहे थे कि क्या रिस्क फैक्टर है। चूंकि मैं ये पॉलिसी लगातार पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इसमें गवर्नर साहब ने कहा है कि अगर 18% GST का रेट आया तो महंगाई पे असर मिनिमल होगा और वो हम आसानी से झेल जाएंगे, लेकिन अगर कहीं ये 22% हो गया तो महंगाई पर वर्स्ट केस में 0.25% यानी 0.7% का इम्पैक्ट आ सकता है, जो कि बड़ा असर कहा जाएगा। और ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, यानी अगर सरकार को चाहिए कि रेट कटते रहें तो GST का रेट 18 के आसपास रखें, ये साफ तौर पे गवर्नर पटेल कह रहे हैं। तो एक बात तो पक्की दिख रही है प्रदीप की, गवर्नर साहब कंज्यूमर्स के हित की बात कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने रेट कट भी दे दिया, दिवाली का गिफ्ट, दूसरी तरफ सरकार को भी कह रहे हैं भाई 18% ही रखिएगा GST की रेट, वो एक और अच्छी बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में संजीव वसीम साहब, स्वागत भट्टाचार्य साहब और निरंजन हिरानंदानी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप आपका भी शुक्रिया, और इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।